सिलेबस में टोटल 17 चैप्टर है। इन 17 चैप्टर में से अब अपन समझेंगे कौन सा चैप्टर तो अपना जूरिस्प्रूडेंशन है, कौन सा चैप्टर इंटरप्रिटेशन है और कौन से चैप्टर अपन डालेंगे जनरल लॉ में। तो अभी जो मैं बात कर रहा था जनरल लॉ की, तो जनरल लॉ में अभी मैंने बात की थी कि ये दो टाइप से हो जाते हैं, एक होता है कोडिफाइड और एक होता है अनकोडिफाइड एक्ट। तो इन कोडिफाइड और अनकोडिफाइड एक्ट को समझने से पहले अपन चैप्टर वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने समझाया था जूरिस्प्रूडेंशन। तो जूरिस्प्रूडेंशन में यहाँ पर मैं 2 चैप्टर इंक्लूड करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 सोर्स ऑफ लॉ। इसमें अपने को ये पढ़ने का मिलेगा कौन कौन से लॉ है और इन लॉ का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये आए हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा पढ़ेंगे अपन सोर्स ऑफ लॉ में। दूसरा चैप्टर इसके बाद रहने वाला है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये दोनों मैं जूरिस्प्रूडेंशन को लिस्ट में डालूंगा क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर है ये अपने को कुछ राइट्स देते हैं और जब आप लॉ को समझना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है लॉ का। तो यहाँ पर जो अपना पहला चैप्टर सोर्स ऑफ लॉ एंड सेकंड चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन दोनों को मैं डाल दूंगा अपने जूरिस्प्रूडेंशन में, यानी ये अपने लॉ के दोनों बेसिक चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर तो आपको पता ही है सोर्स ऑफ लॉ में लॉ कहाँ से आया क्या है ये सारा पढ़ेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपन ने सरकार से काम कराने के लिए या सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो एक पब्लिक ने उनको दी है, तो सरकार काम किस तरह से करती है, किस तरह से सरकार का काम चलता है और सरकार लोगों का बरोबर भला कर रही है या नहीं कर रही है, बरोबर काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। क्योंकि लॉ पब्लिक के लिए ही बनाया जाता है और जब पब्लिक के लिए कोई लॉ बनाया जाता है तो ये जरूरी है कि पब्लिक को वो लॉ, उस लॉ को देखने, समझने और उससे रिलेटेड चीज़ें जानने का अधिकार या राइट्स देता है। ये राइट्स आपको तभी मिलेगा जब आप लॉ को समझ पाओगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो 17 चैप्टर है अपने इस बुक में, उसमें से 2 चैप्टर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एक तो सोर्स ऑफ लॉ और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सोर्स ऑफ लॉ में अपन लॉ के बारे में पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपन सरकार को जो जो राइट्स दे रखे हैं या सरकार के पास जो जो राइट्स लाइबिलिटीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अपन आते हैं, जैसे अपनी बुक का नाम था जूरिस्प्रूडेंशन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है सोर्स ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों जूरिस्प्रूडेंशन है। फिर अपना दूसरा नाम आया था इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो जाता है सरकार ने जो लॉ बना रखे हैं ऐसे लॉ को समझना। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिसके साथ में सरकार या एक्ट जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर, जैसे अपना ये एक एक्ट है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 या 1897, लिमिटेशन एक्ट है 1963, सिविल प्रोसीक्यूटर कोड 1908, इंडियन पेनल कोड 1860। अब इन सब में है ना, इनके पीछे एक एक्ट जोड़ दिया गया है। जबकि यहाँ पर अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखें, इंटरप्रिटेशन स्टेटस एक्ट देखें, स्टेट्यूट देखे, तो इनमें कोई, या फिर ये देखो लॉ ऑफ टोर्ट, इनमें भी कोई भी ईयर नहीं जोड़ा गया है। तो जिन जिन एक्ट के साथ ईयर जोड़ दिया जाता है उन्हें कहते हैं अपन कोडिफाइड एक्ट, और जिनके साथ एक्ट नहीं जुड़ा रहता है उन्हें कहते हैं अनकोडिफाइड एक्ट। अब कोडिफाइड एक्ट और अनकोडिफाइड एक्ट में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस ये हो जाता है, जितने भी कोडिफाइड एक्ट है ना, इनको पार्लियामेंट में पास किया जाता है, बाकायदा इसके लिए एविडेंस, रूल्स, नियम बनाए जाते हैं और ये सारे लोग पार्लियामेंट ने लोगों के लिए बनाए हैं। जबकि अनकोडिफाइड जो एक्ट होते हैं इनमें सीधा रूल्स को फॉलो किया जाता है, जो टाइम टाइम पे कोर्ट अपने डिसीजन देती है, अपने निर्णय देती है, उन्हीं को लॉ मान लिया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा, कोडिफाइड एक्ट क्या है और अनकोडिफाइड एक्ट क्या है। तो ऐसे एक्ट जिनके पीछे अगर ईयर जोड़ दिया जाता है तो ये सारे कोडिफाइड एक्ट कहलाते हैं, और जिनके साथ एक्ट नहीं जुड़ा रहता है ये सारे अनकोडिफाइड एक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपन अभी बात कर रहे थे अपने बुक्स की, तो बुक्स के
फर्स्ट 2 चैप्टर पता चल गए हैं अपने को कि सोर्स ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये अपने दोनों फर्स्ट चैप्टर ज्यूरिस्प्रूडेंस में रहने वाले हैं। और 17 चैप्टर में से 2 चैप्टर याद रखना है, एक तो सोर्स ऑफ लॉ और दूसरा याद रखना है अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये दोनों अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में चले जाएंगे चैप्टर। और ये चैप्टर थोड़े से आपके लेंदी है, बड़े हैं, क्योंकि ये बेसिक है दोनों चैप्टर। और इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद इंटरप्रिटेशन में अगर मैं देखूं तो इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ पर 2 चैप्टर डाले जाएंगे। एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस और जनरल क्लॉजेस 1897। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, ये लोग किसके लिए है? तो नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एड्स टू इंटरप्रिटेशन, लीगल टर्मिनोलॉजी, रीडिंग ए बेयर एक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ केसेस। यानी इंटरप्रिटेशन एक्ट लॉ को समझने का मौका देता है अपने को कि लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका उसमें क्या स्टेटस है, आपके क्या राइट्स है, ये समझने का मौका मिलेगा अपने को इंटरप्रिटेशन स्टेटस में। एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में आपको लॉ को समझना, और बहुत सारे लॉ है ना इंडिया में करीब बात करें तो 1300 के आसपास कानून या लॉ है। अब हर बंदा इन लॉ को या कानून को याद नहीं रख सकता, तो इन सारे कानून को मिलाकर जो कानून बनाए गए हैं वो कहलाते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 या 1897। तो यहाँ पर अपनी बुक के, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट को भूलना नहीं है ताकि बुक का याद हो जाए। आपको याद रखने के लिए क्या करना है? याद रखना है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। इस बुक में आपके टोटल है 17 चैप्टर। 17 चैप्टर में से पहले का फर्स्ट और 5th वाला चैप्टर सोर्स ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये अपने एक जनरल लॉ के चैप्टर है। फिर इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स स्टेटस एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस अपने को लॉ समझने का मौका देता है, और जनरल क्लॉजेस सारे लॉ को एक जगह लाकर रखने का काम करता है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 1, इसके बाद रहेगा अपना 5th, फिर उसके बाद रहेगा 3rd, फिर इसके बाद रहेगा 4th, और इसके बाद एक सबसे अच्छा चैप्टर है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर होता है। सारे स्टूडेंट ने अधिकतर पढ़ते ही ये इसको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि CS का स्टूडेंट ही पढ़ता है, सोशल वाला एक स्टूडेंट भी पढ़ता है। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अधिकतर सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 चैप्टर की डिटेल मैंने समझा दी है, ध्यान रखना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में 2 चैप्टर रहेंगे, सोर्स ऑफ लॉ यानी लॉ कहाँ से आया, क्या चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपने जो सरकार को पावर दे रखी है सरकार चलाने की, इस देश को चलाने की, तो जो पावर आपने दे रखी है वो पावर सही दिशा में काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये पब्लिक को देखने का एक राइट्स दिया गया है, इसी को कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर इसके बाद अपने 3 चैप्टर रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस और जनरल क्लॉजेस। इन तीनों चैप्टर को मैं डालूंगा इंटरप्रिटेशन में। तो यहाँ पर ज्यूरिस्प्रूडेंस 2 चैप्टर, इंटरप्रिटेशन 3 चैप्टर, और इसके बाद जितने भी चैप्टर अपने आगे चलने वाले हैं वो आपके रहेंगे 2 टाइप के। एक तो रहेगा आपका कोडिफाइड और एक रहेगा आपका अनकोडिफाइड। अब ये कोडिफाइड क्या होता है, अनकोडिफाइड क्या होता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो अब इसके बाद आपकी जो पूरी बुक है इसमें जो चैप्टर अधिकतर रहने वाले हैं वो इसी के रहने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ लॉ ऑफ टोर्ट। अब लॉ ऑफ टोर्ट में देखने से अपने को पता चल रहा है ये अनकोडिफाइड एक्ट है, और अनकोडिफाइड एक्ट के लिए क्या बात कहा था अपन ने कि टाइम पे जो कोर्ट अपने डिसीजन देती है, सरकार या गवर्नमेंट या पब्लिक के लिए, उन्हीं को लॉ बना दिया जाता है। तो लॉ ऑफ टोर्ट भी एक अनकोडिफाइड एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट में ये बताया गया है कि आप जो भी कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, तो इसकी एक लिमिट होती है। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया था, अब वो प्रॉमिस अब आपको 50 साल बाद याद दिलाता है, तो ऐसा लिमिटेशन एक्ट में अलाउड नहीं करता है, यानी आप ऐसे केस को कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते।
तो यहाँ पर कोर्ट का सीधा सा कहना है कि आप जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हो इनकी भी एक लिमिट होती है, इस लिमिट के अंदर आपके साथ कुछ बुरा होता है, गलत होता है, तो आप कोर्ट आ सकते हो, केस कर सकते हो। लेकिन ये टाइम बीत जाने के बाद अगर आप कोर्ट आते हो या कोर्ट का टर्म खराब करते हो तो आपको पता ही है, रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, रिसोर्सेज बड़े महंगे हैं और ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और अब आप अगर इन रिसोर्सेज को बिगाड़ने का काम करोगे, कोर्ट का टाइम बिगाड़ोगे, तो कोर्ट इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। तो लॉ ऑफ टोर्ट में अपने को जैसे लिमिटेशन एक्ट में जैसे अपने को एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है। अब किसका क्या टाइम पीरियड फिक्स है ये जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि किस चीज़ के लिए क्या क्या टाइम पीरियड फिक्स है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये टॉपिक अपने को इसी चैप्टर में मिलेगा बाद में। नेक्स्ट, और ये आपका लिमिटेशन एक्ट कौन सा एक्ट है, कोडिफाइड एक्ट है या अनकोडिफाइड एक्ट है, तो अब ध्यान रखना है क्या है पीछे 1963, यानी ये कौन सा एक्ट है, ये कोडिफाइड एक्ट है और गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट में पास किया है बकायदा। फिर अगला आपका है CPC 1908, CPC 1908 यानी क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर कोड, और दूसरा होता है सिविल प्रोसिक्यूटर कोड 1908 सिविल। अब ये सिविल वाले सारे पता ही है, अपने कॉमर्स स्टूडेंट सिविल वाला मामला तो जल्दी ही समझ जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पैसे का मामला आ जाता है। तो जब आप पैसे से रिलेटेड कोई भी किसी के साथ गलत करते हैं तो इसकी क्या प्रोसेस है, किस तरह से कोर्ट में एप्लीकेशन डाली जाएगी, किस तरह से कोर्ट में इसका केस या FIR दर्ज कराई जाएगी या किस तरह से कोर्ट में रिक्वेस्ट की जाएगी, कौन सी ट्रिब्यूनल लगेगी, इसमें आपके जनरल केसेस क्या है, क्या क्या आप एक्शन ले सकते हो। मान लो आपको किसी ने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया है, या मान लो आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी कर दी है, या मान लो आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या प्रोसेस रहेगी ये सारा पढ़ेंगे अपन CPC 1908 में। तो कुल मिलाकर ये पैसे से रिलेटेड लॉ है अपना सिविल लॉ, और अगर इसमें किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा सिविल लॉ या CPC प्रोसिक्यूटर एक्ट 1908। अगला है अपना IPC या इंडियन पेनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड अब नाम से ही पता चल रहा है IPC, ये सारा क्राइम के लिए लगता है। तो अपने यहाँ इंडिया में जो कानून होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट लॉ और दूसरा होता है प्रोसेसर लॉ। अब देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट लॉ में क्या है, कुछ प्रोविजन है, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो आपको करनी है या नहीं करनी है। तो एक तरह से अपन कानून को एक ये नाम भी दे सकते हैं कि कानून अपने को सिखाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, या क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए इंडियन पेनल कोड एक्ट 1860 होता है। तो 1860 या IPC कोड 1860 में आपको दो लॉ मिलेंगे, एक होगा सब्स्टिट्यूट लॉ और एक होगा प्रोसेसर लॉ। तो 1860 यानी IPC 1860 पूरा सब्स्टिट्यूट लॉ है, जिसमें क्या है कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन है और कुछ चीज़ें। और इस पर जो IPC 1863 है इंडियन पेनल कोड IPC इंडियन पेनल कोड 1860 एप्लीकेबल होता है, और ये कुछ चीज़ों को करने में अपने को मना करता है, प्रोहिबिटेड करता है या इसको अनबाउंडेड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए चोरी, मर्डर, रेप, ये सारी चीज़ें अपने को ये IPC कोड 1860 बताता है करना गलत है या ये नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यही अपना लॉ था। तो लॉ में यहाँ पर दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट लॉ, एक होता है प्रोसेसर लॉ। अब अगर सब्स्टिट्यूट लॉ की बात करें तो इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, कुछ प्रोविजन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये चीज़ें करना आपके लिए गलत है या इनको नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस, प्रॉपर्टी, डिस्पोजेस ऑफ प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ें करना कुछ गलत है और ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपने कर दिया तो अब आप पर यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा 1973 प्रोसेसर लॉ। और प्रोसेसर लॉ में अपने को ये बताया है कि अब आपने जो गलती की है इसका
क्या प्रोसेस रहने वाली है, या अगर आपने चोरी नहीं करनी है फिर भी आपने चोरी कर ली तब आप पर इस पर क्या प्रोसीजर रहेगी। अब इस पूरी प्रोसीजर को समझने के लिए क्रिमिनल प्रोसेसर कोड अपने को समझना पड़ेगा 1973। तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ कि इंडिया में जो दो लॉ है, इंडिया में जो लॉ है इंडियन पेनल कोड एक्ट, इंडियन पेनल कोड 1860 और इसके बाद आया क्रिमिनल प्रोसेसर कोड 1973। तो ये दोनों लॉ आपस में मिले हुए हैं, या लॉ का एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड में क्या करना है क्या नहीं करना है, या मैं ये कह सकता हूँ ये पूरा एक सब्सिट्यूट लॉ है। और अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है या आपसे गलती हो गई है तो अब इसकी क्रिमिनल में प्रोसेस क्या रहेगी, ये पढ़ेंगे अपन 1973 में। क्लियर। तो यहाँ पर मैं एक बार वापस चैप्टर का रिवीजन करा देता हूँ। अपन जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक रहने वाली है अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। 100 मार्क्स की बुक है। टोटल आपके चैप्टर रहने वाले हैं 17। इसमें से बेसिक की बात करें तो बेसिक के आपके 2 चैप्टर रहने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है आपका, बेसिक के 2 चैप्टर रहने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है आपका सोर्स ऑफ लॉ एंड सेकंड चैप्टर रहने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर इसके बाद इंटरप्रिटेशन में रहने वाले हैं आपके 3 चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस और जनरल क्लॉजेस। वापस बता दूं मैं, इसमें लॉ के बारे में बताया है, सोर्स ऑफ लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव में सरकारी पावर को बताया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पता ही है अपने को, इंटरप्रिटेशन स्टेटस और जनरल क्लॉजेस ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। और इंडिया में जो 1300 लॉ है इन्हीं लॉ को एक साथ मिलाकर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1970 बनाया गया है। इसके बाद इस बुक में जब अपन चैप्टर से आगे चलते हैं 17 चैप्टर में से, तो इन 17 चैप्टर में से मैं 5 चैप्टर को, या मैं ये कह सकता हूँ इन 5 चैप्टर को अपन पूरा अलग निकाल लेते हैं, ये अपने बेसिक चैप्टर बन जाएंगे। इन बेसिक चैप्टर के बाद जब आगे के चैप्टर पे आते हैं तो अगला चैप्टर है अपनी लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये CS के स्टूडेंट अधिकतर को पता ही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, और ये पहले पढ़ चुके हो। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि लॉ को मैं 2 भागों में बांटूंगा, एक होता है अनकोडिफाइड, दूसरा होता है कोडिफाइड एक्ट। तो जिसके पीछे ईयर लग जाता है ये सारे आपके कौन से कोड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोडिफाइड एक्ट, और जिनके पीछे एक्ट नहीं है ये कहलाएंगे अनकोडिफाइड एक्ट। अब यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2000, ये भी कौन सा है, तो ये कोडिफाइड एक्ट है, क्योंकि इसको 2000 ईयर में पार्लियामेंट में लाया गया था। अब इसके बाद अब अपन 5 चैप्टर को अलग करने के बाद लॉ ऑफ टॉर्ट लिमिटेशन एक्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट अनकोडिफाइड एक्ट है, जो टाइम पे कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं इसी को कानून या लॉ बना दिया गया है। फिर अपन ने लिमिटेशन एक्ट में आपको लिमिट बताई गई है किसी भी केस को करने की, कि एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, इस टाइम के अंदर अंदर आप कोर्ट में केस कर सकते हो। टाइम बीत जाने के बाद कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, कोर्ट आपको भगा देगी। सिविल प्रोसिक्यूटर कोड, अगर आप पैसे से रिलेटेड कोई क्राइम करते हो तो वहाँ पर पूरा सिविल प्रोसिक्यूटर कोड 1908 एप्लीकेबल हो जाता है। फिर इसके बाद है इंडियन पेनल कोड एक्ट 1860, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन IPC, और इसको सिविल को बोलेंगे CPC पूरा रुपए पैसे के लिए है और IPC पूरा क्राइम के लिए है। तो अपना जो IPC इंडियन पेनल कोड है इसमें क्या है, इसमें 2 तरह के लॉ है, एक तो है सब्सिट्यूट लॉ, एक है प्रोसेसर लॉ। सब्सिट्यूट लॉ में कुछ बातें, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशन और कुछ रूल्स है जो आपको नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मर्डर, चोरी, रेप, ये करना गलत बात है, लेकिन फिर भी आपने कर दिया तो अब यहाँ पर आप पर इंडियन पेनल कोड एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो और इसको एप्लीकेबल अगर करेंगे तो यहाँ पर अपने पास प्रोसेसर कोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई रॉन्ग होता है तो इंडियन प्रोसेसर कोड एप्लीकेबल हो जाता है। फिर इंडियन प्रोसेसर कोड में एक प्रोसेस रहेगी। क्या प्रोसेस रहेगी, मान लीजिए आपने चोरी की है, तो चोरी करने पर सबसे पहले एक FIR पुलिस थाने में आपके खिलाफ दर्ज होगी। फिर एक पुलिस ऑफिसर इसकी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा, और मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद
या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर उसे लगता है कि इंक्वायरी की और ज़रूरत है तो वो पुलिस को बोलेगा इस मामले में और इंक्वायरी की जाए, और अगर उसे लगता है कि इंक्वायरी पूरी हो गई तो वो इस मामले में आपको सजा दे सकता है या ट्रायल शुरू हो सकता है कोर्ट में। ट्रायल का मीन्स अब आपके गवाहों और इनकी सुनवाई की जाएगी। तो अब यहाँ पर अपन ने देखा ना, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोर्ट में पूरी एक प्रोसेस होती है, यहाँ पर सबको सुना जाता है। अब अगर चोर ने चोरी भी की है तो उसका पक्ष भी सुना जाएगा, और जिसके पास चोरी हुई है या जिसके साथ गलत हुआ है उसका पक्ष भी सुना जाएगा। तो सीपीसी 1973 अपने को ये बताता है कि जब आईपीसी एप्लीकेबल होता है तो सीपीसी की पूरी प्रोसेस एप्लीकेबल हो जाएगी 1973 वाली। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है अपना इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट अपना 11वां लेसन है। अब नाम से पता चल रहा है ना, एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो अपना कानून पूरा सबूत के आधार पर चलता है। तो कौन से सबूत वैलिड है, कौन से सबूत माने जाएंगे, कौन से सबूत नहीं माने जाएंगे। और ये पता है आपको, सबूत दो तरह से होते हैं, एक सबूत होता है ओरल, एक होता है रिटन। मान लो आपका अगर कोई कहे कि मैंने मेरी आंखों से देखा है उसने उसका मर्डर किया, यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि ये एक ओरल सबूत या एविडेंस है। तो अपनी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसीलिए बनाया गया है। कौन कौन से एविडेंस को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, कौन कौन से एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं है, और सबूत या एविडेंस है तो ओरल है या रिटन है। जैसे मान लो आपने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो ये एक रिटन एविडेंस है। चेक या जो भी बिल रिसीवेबल है ये एक रिटन एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर ओरल और रिटन सबूत को देखा जाएगा कि आपके पास कौन कौन से सबूत, तो सबूत ओरल है या रिटन है ये देखा जाएगा। फिर अगला है अपना स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल अंडर कंपनी एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। स्पेशल कोर्ट, अब आपने देखा क्राइम का पूरा मामला क्राइम में चला गया, तो ऐसे ही क्राइम भी जैसे जैसे दुनिया अपग्रेड हो रही है क्राइम भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिए इसमें ऐसा कोई क्राइम है जो कंपनी से रिलेटेड है, तो कंपनी से रिलेटेड जो क्राइम होंगे वो साले स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल अंडर द कंपनी एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन व्यवस्था में चले जाएंगे। यानी कंपनी लॉ, एनसीएलटी का नाम सुना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो एनसीएलटी जो है वो भी एक क्या है अपनी, वो एक स्पेशल कोर्ट है। एक ये सुना होगा एनसीसीएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सब क्या है, ये सारी कोर्ट ही है, बट ये सारी कोर्ट कौन सी कोर्ट कहलाती है, ये सारी स्पेशल कोर्ट कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनमें केवल इन्हीं स्पेशल मामले ही सुने जाते हैं। तो स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल अंडर कंपनी एक्ट एंड अदर लेजिस्लेटिव, ये सारा सेबी और इन सब के लिए होता है। तो सीपीसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर को कब लगता है, ये तब लग जाता है जब आप आईपीसी को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब आईपीसी को आप फॉलो नहीं करते हैं तो सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल हो जाता है। और दूसरा होता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो यहाँ पर 1908 और इंडियन पेनल कोड 1860 दोनों दो अलग अलग चीज़ें। सिविल पैसे के मामले में लगता है और इंडियन पेनल कोड क्राइम के मामले में लगेगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर, यह भी मैंने समझाया, पूरी एक प्रोसेस होती है, जैसे पुलिस द्वारा इंक्वायरी करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, ये सारा। इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा भी अपन ने। सबूत दो तरह के होंगे, या तो होगा ओरल या होगा रिटन। फिर इसके बाद आते हैं अपन स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट कंपनी से रिलेटेड जो कोर्ट है वो सारी स्पेशल कोर्ट कहलाती है। फिर है आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिलेशन 1906। आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिलेशन जो कोड है ये आपको
अवार्ड, रिसोर्सेज अगेंस्ट द अवार्ड, काउंसलिंग एंड मेडिटेशन। एजुकेशन एंड काउंसलिंग एक्ट 1963 को समझने के लिए चलो अपन यूँ समझ लो आप कि इंडिया में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, जितने मतलब लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट पे। अब कोर्ट इन केस को कभी कभी तो ये हो जाता है कि केस करने वाले की डेथ हो जाती है, फिर भी वो केस उसके नाम से चलता रहता है। तो इंडिया में लोगों की बड़ी खराब हालत है। तो इस हालत को सुधारने के लिए ही गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन एंड काउंसलिंग एक्ट 1960 बनाया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका कोई छोटा मोटा केस है, मामूली केस है, और ये लगता है कि इसकी अगर 1 या 2 बार हियरिंग हो जाए तो ये केस निपट जाएगा, तो ऐसे केस के लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक एक्ट बनाया 1960 में। और इसमें या तो IAS ऑफिसर या कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज ऐसा पर्सन होता है, और छोटे मोटे जो केस होते हैं वो इन कोर्ट में निपटा दिए जाते हैं। यानी आपको कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो मैटर था वो कोर्ट तक जाने जैसा ही नहीं था। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनको डालेंगे अपन एजुकेशन एंड काउंसलिंग एक्ट 1960 में, क्योंकि ये छोटे मोटे केस होते हैं और ये केस इजी वे में सोल्व हो सकते हैं। केवल कुछ गलतफहमी की वजह से एक दूसरे ने केस किया है, तो ऐसे केस का अलग से कोर्ट में फैसला किया जाता है, वो कहलाता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग एक्ट 1968। फिर है अपना अगला स्टाम्प, इंडियन स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब इन दोनों को भी आपको एक साथ ही पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर रियल में भी दोनों जुड़े हुए ही रहते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन स्टाम्प, इंडियन स्टाम्प एक्ट। अब इंडियन स्टाम्प एक्ट को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा रुपए पैसे को, क्योंकि ये सबको पता है कि गवर्नमेंट बिना पैसे के नहीं चलती है। अब गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और जब गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट अपना जो पैसा इकट्ठी करती है ना, वो 2 तरीके से कर सकती है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है कैपिटल रेवेन्यू, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के पैसे इकट्ठा करने के 2 सबसे बड़े सोर्सेज है। अगर गवर्नमेंट जो कैपिटल रिसिप्ट्स करती है या रेवेन्यू रिसिप्ट्स करती है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स में भी 2 होते हैं। एक होता है लोन लेना या कोई कंपनी बेच देना। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो अपनी एयर इंडिया बेच दी और पैसे इकट्ठे किए, तो ये कौन सा रिसिप्ट्स कहलाएगी? ये कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट जो करती है वो 2 तरीके से करती है, एक तो टैक्स है और दूसरा नॉन टैक्स। तो अपना स्टाम्प ड्यूटी एक नॉन टैक्स में चला जाएगा, और ये गवर्नमेंट के नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एक एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट अपनी गारंटी के लिए स्टाम्प बेचती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो ए ने अपना मकान बी को बेचा। अब ए अपना मकान जब बी को बेचेगा तो इस मकान को बेचने से रिलेटेड दोनों ओरल एग्रीमेंट नहीं करेंगे, इस एग्रीमेंट को एक पेपर पर लिखा जाएगा। तो जो इस पेपर पे इसके लिखा जाएगा वो पेपर स्टाम्प कहलाएगा। और ये स्टाम्प कौन बेचता है? तो गवर्नमेंट बेचती है। क्यों बेचती है? पैसे के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपना देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। और इस पैसे को इकट्ठा करने की गवर्नमेंट के पास 2 ट्रिक होती है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। लोन लेना, कंपनियां बेचना, ये सारे कैपिटल रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट होगा टैक्स और नॉन टैक्स। तो अपना स्टाम्प ड्यूटी एक नॉन टैक्स है। अब एओ ने एक घर बेचा बी को, तो इसकी जो एग्रीमेंट होगा, जो लिखा पड़ी होगी, उसके लिए कुछ स्टाम्प लगेंगे, उसका कुछ पैसा देना पड़ेगा, किस पर कितना स्टाम्प लगेगा, कितना % ड्यूटी होगी, ये सारा पढ़ेंगे अपन इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में। और कौन कौन से स्टाम्प लगते हैं, किस तरह के स्टाम्प, कहाँ जरूरत पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अलाउंसेस क्या है, रिफंड क्या है, ये सारा पढ़ेंगे अपन इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में। लेकिन जब आप इस तरह के कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से ये फ़ायदा हो जाता है कि गवर्नमेंट भी आपके फेवर में आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए ए ने मकान बी को बेच दिया, अगर उसने इसका स्टाम्प पर एग्रीमेंट तो करा ही है, लेकिन अब अगर ए वापस ये मकान किसी सी को बेच रहा है तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहेगी ए के ये गलत है। और गवर्नमेंट क्यों कहेगी? तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 908 जो अपने इंडिया में एप्लीकेबल होता है, तो इसमें गवर्नमेंट भी आपके लिए या आपकी सहायता या हेल्प के लिए खड़ी रहती है। तो इंडियन स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में मिले हुए लॉ है।
क्योंकि जब जब आप इंडियन स्टाम्प एक्ट एप्लीकेबल करेंगे तो अपने आप ही इस पर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है कि जो जो एग्रीमेंट किए जाएंगे इंडियन स्टाम्प एक्ट में, इनका रजिस्ट्रेशन कराना या इनको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी चल सकता है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये दोनों आपस के एक साथ चलने वाले लॉ है, और इंडियन स्टाम्प एक्ट में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड किए जाते हैं, और इन जब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो एप्लीकेबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। फिर इसके बाद अपनी बुक के अगले चैप्टर पे आते हैं। तो अब अपने पास लास्ट 2 चैप्टर बचते हैं अपने। एक चैप्टर है अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और एक चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका शॉर्ट नेम है RTI 2005। तो इसको 2005 में लाया था, गवर्नमेंट ने लाया था। और क्यों लाया गया था? तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस काम के बारे में जानकारी लेना, ये कहलाता है राइट टू इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, कुछ पता करना है, तो आप एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन के बेस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब ये प्रोवाइड जो इन्फॉर्मेशन की जाती है, तो इसके लिए भी हर स्टेट और सेंट्रल में 2 अलग अलग पर्सन होते हैं। स्टेट सरकार, स्टेट में और सेंट्रल में अलग अलग पर्सन होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है जो ये फिक्स करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन जनता को देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जनता को नहीं देनी है। दूसरा, इसमें PIO रहेगा, PIO, और एक रहेगा APIO, और इन दोनों के बीच में एक रहेगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर। PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एडिशनल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में होता है, जिसका काम होता है जो भी एप्लीकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको टाइम पीरियड पर अवेलेबल कराना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अपने को सरकारी कामकाज में झांकने का मौका देता है, सरकारी कामकाज को समझने का मौका देता है। फिर आते हैं अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आज की दुनिया में सारा चल रहा है, ऑनलाइन है। अब आप अपना मोबाइल चलाते हो, ऑनलाइन को शॉपिंग करते हो, और मान लो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, सिग्नेचर साइबर रेगुलेशन क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, ऑप्शन और पेनाल्टी क्या लगती है, पर्सनल डेटा अंडर द IT एक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को समझने का मिलेगा अपने को मौका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो आज वाली अपनी जो क्लास जो रही है ये पूरी आपके बुक फर्स्ट के बारे में रही है। और फर्स्ट बुक का मैंने 17 ही चैप्टर के बारे में डिटेल बता दी है, जिसमें से आगे के 5 चैप्टर आपके ज्यूरिस्प्रूडेंशन और इंटरप्रिटेशन के रहने वाले हैं, और उसके बाद सारे जनरल लॉ रहने वाले हैं। और जनरल लॉ में भी 2 है, कोडिफाइड एक्ट और अनकोडिफाइड एक्ट। तो कोडिफाइड एक्ट और अनकोडिफाइड एक्ट को समझना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें अपने को दूसरा समझना है कि स्टाम्प एक्ट में जो कैपिटल रेसिप्ट्स और रेवेन्यू रेसिप्ट्स होती है उसका भी ध्यान रखना है। तो आज अपनी इस क्लास को मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ, और आपके फर्स्ट बुक ज्यूरिस्प्रूडेंशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, अगली क्लास में आप इसको चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की अपनी क्लास यही खत्म करते हैं। स्टूडेंट को इस पूरी चैप्टर के जो मैंने आज समझाए थे उस तरह से नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में लेके आना है, और कल से मैं अब इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट सेकंड देख लेंगे जो भी चैप्टर है, वैसे इसमें है ना तुम्हारे ध्यान रखना है। देखो चैप्टर नंबर, एक तो यूँ बोले तो अपन 17, 16, 15, 12, 14, 6 और 3, यानी 1,
2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 चैप्टर तो आपके बिल्कुल छोटे चैप्टर हैं, जो मुश्किल से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के चैप्टर हैं। फिर इसके बाद चैप्टर बचते हैं आपके 10। इस 10 चैप्टर में से भी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। तो मोटा मोटी अपने को इस बुक में कम से कम 8 चैप्टर या 9 चैप्टर और पढ़ने हैं एकदम पक्के। बाकी ये सारे चैप्टर छोटे छोटे ही हैं और इनका मैटर कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो अब अपन अपने सिलेबस को कवर करेंगे एक एक चैप्टर वाइज।